आज के इस भाग के अंतर्गत हम लोग नीट एग्ज़ाम में जो जीव विज्ञान के शेष क्वेश्चन बचे थे, पहले भाग में हम लोगों ने 45 क्वेश्चन की चर्चा की थी। आज जो शेष 45 प्रश्न बचे हैं उनको देखेंगे। असल में नीट परीक्षा में जूलॉजी, बॉटनी दोनों से 45-45 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके प्रश्न कभी-कभी आपस में मिले हुए होते हैं। तो बायोलॉजी सेक्शन से यानी जूलॉजी, बॉटनी सेक्शन से पहले 45 प्रश्न की चर्चा हम लोगों ने इससे पहले के सेक्शन में की थी और शेष 45 प्रश्न जो बचे थे उनकी चर्चा आज हम लोग इस सेक्शन में करेंगे। इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ जो नए नीट की तैयारी करने की इच्छा रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्रों से अवगत कराना है, क्योंकि जो नए विद्यार्थी होते हैं उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि पता नहीं कैसा प्रश्न आता होगा, किस स्तर का प्रश्न आता होगा। तो ये प्रश्न देखने से उनको सहज ही इस परीक्षा के बारे में और अपनी तैयारी के बारे में उन्हें अनुमान हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जो शेष क्वेश्चन बचे थे यानी कि 45 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था और शेष 45 प्रश्न जो बचे हैं उनको आज हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले के सेक्शन में हम लोगों ने ये प्रश्न किया था यहाँ तक, G0 प्रावस्था में कोशिकाएं कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं। अब देखिए 136 वृक्षों में वार्षिक वलयों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें जो है ये चौथा विकल्प जो है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों में वार्षिक वलय सुस्पष्ट नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें वार्षिक वलय बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट होता है, जबकि यह कहता है कि स्पष्ट नहीं होता है। तो ये कथन असत्य है, सही नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। तो इसमें समुद्र में जलभार का जो पिरामिड है वो सामान्यतः उल्टा होता है, क्योंकि इनमें हम उत्पादक से और उपभोक्ता की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं उनका भार बढ़ता जाता है। तो इसके कारण जो इसकी वजह से जो हमें वो बनता है पिरामिड, वो कुछ इस आकार का बन जाता है। इसमें जो नीचे हैं ये उत्पादक होते हैं और ऊपर जो होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है वो जो समुद्र का एक समुद्र में जलभार का पिरामिड है वो उल्टा बनता है। आगे देखिए, उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति या परिधीय भाग में विकसित होते हैं। कभी कभी जो है अंडाशय की परिधीय भाग से जो बीजांड हैं वो लगे होते हैं, जैसे ये है। तो यहाँ पर जो है वो इसके जो परिधीय भाग है उस पर जो है किनारे किनारे लगे होते हैं और इनको कहा जाता है पेराइटल यानी भित्तिय। निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना था। तो इनमें जो है वो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसका उद्देश्य CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना था। निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है। तो इसमें जो पहला है स्तनपान, अनारतो गोलियां, आपातकालीन जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, ये जो है इन सभी में हार्मोन्स के माध्यम से एक्शन होता है। एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निःश्वसनी सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml एवं 100 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो तो इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होगी। यानी कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो इसकी जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगी वो इन दोनों का योग होगी, यानी कि 1500 ml होगी।
और इसको हम श्वसन के चैप्टर में लंग कैपेसिटी के अंदर जाकर जो अलग अलग श्रेणी की क्षमताएं हैं उनको पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से ये। और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर लगभग प्रत्येक साल पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्गेट्स? सिनर्गेट्स में जो नर युग्मक रिलीज होते हैं वो एक तो एक कोशिका के साथ निषेचन करता है और दूसरा जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसके साथ जुड़ता है। तो इसको हम देखेंगे, एक अंड के साथ संकलित होता है तथा दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संकलित होता है। तो एक जो है ईग के साथ जुड़ता है जिससे एम्ब्रियो बनता है और दूसरा जो सेंट्रल या केंद्रीय कोशिका है इससे जुड़ के इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का कौन सा स्थान है? तो फोटो पीरियड का एहसास जो है वो पार्श्व कलिकाएं करती हैं जो लेटरल बर्ड्स हैं उनके माध्यम से जो फोटो पीरियड है उसका एहसास पौधों में होता है। आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो ये जो था वो था मैंगीफेरा इंडिका, जो कि शुरू में कैरोलस लीनियस ने व्यक्त किया था। बाद में ये हुआ कि अगर एक ही प्रजाति एक ही जात की दूसरी प्रजातियां जो है वो खोजी जाती हैं तो जिस वैज्ञानिक के द्वारा वो खोजी गई हैं उनका नाम पीछे जोड़ा जाता है। ये बाद के समय में आया, इसलिए जो प्रारंभिक नाम था वो है मैंगीफेरा इंडिका। निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हैं। कथन, गलत कथन को चुनिए। इनमें गलत कथन को चुनना है। इंडोन्यूक्लियस जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को एक निश्चित सीक्वेंस पर आकर उसको ब्रेक करता है, उसको काटता है। तो इस वजह से ये जो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो भी अक्सर पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए, यह एंजाइम डीएनए पर पहचाने हुए स्थान पर डीएनए अणु को काटता है। अब इनमें गलत कथन को चुनना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें ये ध्यान देना है कि हमें गलत कथन चुनना है या सही। तो यहाँ पर जो गलत है उसको चुनना है। तो इनमें जो है, यह एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों पर काटता है और दो में से केवल एक लड़ी को काटता है। दोनों लड़ियों को काटता है जहाँ पर वो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो ये कथन गलत है। आगे देखिए, विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणुउद्भिद में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया? तो पहली बार जो है वो टेरिडोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जिनमें इस लक्षण को देखा जाता है, जिनमें स्पोरोफाइट पर जो उसका गेमिटोफाइट है वो लगा हुआ होता है। तो ये टेरिडोफाइट हो जाएगा हमारा। आगे देखिए, एंटीरायनम में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया, F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। जब गुलाबी पुष्प को स्वपरागित किया गया तब F2 में श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इनमें जो गलत कथन है वो है कि इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। ये कथन गलत है, क्योंकि अगर ये पृथक्करण का नियम लागू न होता तो F2 में ये तीनों रंग हमें अलग अलग प्राप्त न हुए होते, इसलिए इनमें पृथक्करण का नियम लागू हो रहा है। आगे देखिए, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलिसिस की पहली अनुत्क्रमणीय क्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो ग्लाइकोलिसिस में जो पहली क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज एटीपी के साथ जुड़कर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। वही यह पूछ रहा है कि ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अगला है, हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? हीरोइन एक नशे का केमिकल है जो कि ओपियम से
बनाया जाता है। तो यहाँ पर ओपियम में एक एल्कलॉइड होता है जो मार्फिन है, और मार्फिन के एसिटिलीकरण से हेरोइन तैयार किया जाता है। हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशयी युक्तियों का चयन करो। तो इनमें से जो यूट्रस के अंदर जो फिट करने वाली चीज़ें हैं वो है वार्ड्स और एलएनजी 20। एक जीन लोकस पर 2 एलील ये और ये है। यदि प्रभावी एलील ये की बारंबारता 0.4 है, तब समष्टि में समयुग्मनजी प्रभावी, विषम युग्मनजी प्रभावी और समयुग्मनजी अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी। तो एक जीन है जिस पर जो लोकस है वो एक पर ये है और दूसरा पर ये है, ये 2 है। अब इसमें जो होगा वो 1 और 2 और 1 इस अनुपात में पौधे मिलेंगे इनसे। तो ये जो है वो मूल रंग का होगा, ये भी मूल रंग का होगा, यानी कि यहाँ पर ये एलील की बारंबारता 4 बता रहा है। तो जो यानी कि ये थोड़ा मैथमेटिकल प्रश्न है जिसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पर थोड़ा लिखने में समस्या है। लेकिन ये जो है, जो हमारा तीसरा विकल्प है, ये एलील की बारंबारता इसमें 16 और यहाँ पर 36, 48, 48 और 22, ये 24, 36, 16, यानी कि ये जो है यहाँ पर अगर एलील की बारंबारता 0.4 है, तब समष्टि में सम युग्मजी प्रभावी, विषम युग्मजी प्रभावी एवं सम युग्मजी प्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी। ये सी वाला होगा, इसको जो है अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गोल्डन चावल जो है वो गोल्डन कलर का होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए का जीन डाला गया है, इस वजह से इसका रंग गोल्डन हो जाता है। पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि इसका बीज आवरण जो होता है बहुत कठोर होता है और जिस पर फंगस के एक्शन की आवश्यकता होती है। निम्न में आनुवंशिक प्रकृति का कौन सा लक्षण जीवाणुओं का पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है। तो जो जेनेटिक कोड होता है उसका कौन सा लक्षण ऐसा है जिसके द्वारा हम जीन जीवाणुओं में डाल के मानव की इंसुलिन बनाते हैं। और वह लक्षण ये है कि जो आनुवंशिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सार्वभौमिक है। वो जैसा एक्शन मनुष्य में करते हैं वैसा ही जीवाणुओं में करते हैं, इसलिए मनुष्य का इंसुलिन वहाँ बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग पूर्णतया साध्य नहीं है। तो इनमें जननिक परिसर या जेनाइटल हर्पीज, अंग्रेजी में इसको हर्पीज कहते हैं, ये एड्स के समान पूर्ण रूप से इसका इलाज नहीं है, सही नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इनमें देखिए तीसरा जो है विषाणुओं में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण होता है। संक्रामक जो भाग होता है वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन होता है। जीवों को उनकी विशिष्टताओं के साथ मिलान कीजिए। तो पाइला में रेती जीवा होती है, यानी रेडुला पाई जाती है। बोम्बिक्स एक कीट है, रेशम का कीट, जिसमें मल्पीजियन नलिकाएं होती हैं। कीनिया में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्लीडोब्रेंकिया में कंकत पट्टिकाएं होती हैं, यानी कॉम्बो प्लेट पाई जाती है। आगे देखिए ईएसटी का क्या तात्पर्य। ईएसटी का मतलब है
जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, यानी आरएनए के रूप में जीनों का अव्यक्त होना ही ईएसटी कहलाता है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, इसका मतलब है जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखिए 159। इसमें गलत का चयन करना है। मारल और ट्रफल खाने योग्य हैं, ठीक है। क्लेविसेक्स से बहुत से एल्कोलाइड और एलएसटी का स्रोत है, ये भी सही है। कोनिडिया भेड़जात के रूप में उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। और एस्कोबिजान अंतर्जातीय रूप में होते हैं, ये भी सही है। ईस्ट की धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होती है, नहीं, क्योंकि ईस्ट तो गोल होता है, वो तंतु के समान नहीं होता है, तो ये गलत है। अगला देखिए मृतजीवी। ये प्रश्न बहुत ही इजी है, सरल है। मृतजीवी वह होते हैं जो मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं। परजीवी वह होते हैं जो जीवित चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक का समूह होता है, और कवक मूल पादप जड़ों के साथ कवकों का संबंध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन पर निर्भर है? तो यह ग्लट प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है? इसका मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब होती है और उसमें बाहर से किडनी लगाई जाती है, तो जिस व्यक्ति में किडनी लगाई जा रही है उसमें कौन सी क्रिया होती है जो इस किडनी को नष्ट करने का प्रयास करती है? और यह क्रिया है कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो इस अंग को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। हीमोडायलिसिस के दौरान कृत्रिम वृक्क के उपयोग के परिणाम स्वरूप सीधा संबंध है कि जब डायलिसिस होता है किसी व्यक्ति का, यानी कि उसकी किडनी गड़बड़ हो गई है, तो उसके परिणाम स्वरूप शरीर में क्या दिक्कतें होती हैं। पहला तो यह है कि आरबीसी के उत्पादन में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है जो आरबीसी के निर्माण में भाग लेता है। तो जब किडनी गड़बड़ होती है तो साथ ही साथ आरबीसी यानी इरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप आरबीसी के उत्पादन में कमी आती है। और जठर आंतरीय पथ से कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है, क्योंकि जो एड्रिनल कार्टेक्स का भाग है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो सी और डी ये जो है ये सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कार्निया नेत्र का एक बाह्य पारदर्शी एवं रच्छी प्रोटीन आवरण है, यही सही है। कार्निया जो है वो हमारी आंखों का सबसे बाहरी भाग है, जो दिखता है, जिसके बीच में एक काला सा भाग होता है और किनारे सफेद वाले भाग होते हैं, यही हमारा कार्निया है। और ये सबसे बाहरी भाग है, पारदर्शी होता है और रच्छी प्रोटीन का आवरण है। जीनों के बीच की दूरी के मापन के रूप में एक ही सूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? ये टी.एच. मॉर्गन के द्वारा की गई थी, जिसको उन्होंने रिकॉम्बिनेशन यूनिट के रूप में मेजर किया था। जितना रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उतनी दूरी 1 सेंटीमार्गन कहलाती है, जो कम से कम 1% क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लेक ओपेरान के निम्न जीनों का उनके उत्पादों के साथ मिलान कीजिए। तो आई जीन जो है वो रिप्रेसर होती है, यानी कि ये दमनकारी है, रिप्रेशन रिप्रेशर के उत्पादन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो तीनों जीन है जेड वाई, ये संरचनात्मक जीन है। जो जेड जीन है ये बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का निर्माण करती है। वाई जीन जो है वो परमीएज का निर्माण करती है, और ये जीन ट्रांस एसिटिलेज का निर्माण। इसका मतलब जो हमारा विकल्प हुआ वो 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी तीसरा सही। ये सही। अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है,
अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए? तो अक्सर जो हार्मोन का उत्पादन है वो जो हमारा फोटो पीरियड है और जलवायु की दशाएं हैं उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पौधे में वर्ष भर पुष्प प्राप्त करने हैं, फल लगाने हैं, तो उसके लिए हमें बाहर से फिर हार्मोन की सप्लाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो है वो ऑक्सिन और एथिलीन हार्मोन को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्राव जठर आंत पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। यानी कि जो हमारी आहार नाल है उसका आंतरिक स्तर जो है जहाँ पर भोजन और एंजाइम मिलते हैं तो एंजाइम के प्रभाव से किस कोशिका के स्राव बचाते हैं। तो ये गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस स्रावित करती हैं और म्यूकस आंत की दीवार से उस पर एक लेयर बनाए रहता है ताकि एंजाइम उनकी कोशिकाओं के संपर्क में नहीं आते और उनकी सुरक्षा करते हैं। जैव नियंत्रण के रूप में पादप रोग उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरे 2 बार आ गया, एक पहले भी आया था ये ट्राइकोडर्मा। अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? तो जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उनके फ्लोएम में सीयू सेल्स, सीयू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। यानी चालनी नलिका और सहचर कोशिकाएं ये नहीं पाई जाती है, केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है। अंडाणु कोशिका से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? तो एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम यूक न्यूक्लियस occur शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले। ये जो है वो ये निम्न अवस्था में दिए गए निम्न एमआरएनए के पढ़ने के प्राधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए जो जेनेटिक कूट होता है वो हमारा 3-3 अक्षरों का होता है। इनमें चौथा विकल्प देखिए 7वां, 8वां और 9वीं स्थितियों पर जीजीयू के विलोपन से। यानी कि 7वां, 8वां और 9वां अगर हटा दिया जाए तो पहला 3 और अगला 3 6, 3 और 3 6 2 कूट बन गए। अब अगला 3 हटा दिया गया पूरा का पूरा, तो फिर जो 10 है वहाँ से फिर चौथा कूट एज सच शुरू हो जाएगा। उनके रीडिंग फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर 1 या 2 का डिलीशन होता है या एडिशन होता है तो उससे रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। तो इसका ये चौथा सही है। कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमिनिस सेलुला ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम रुडॉल्फ वर्चो ने प्रतिपादित की थी। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला इनका काफ़ी फेमस कथन है। ये जो है इंग्लिश में देखिए, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला यानी कि प्रत्येक सेल दूसरी पहले से उपस्थित सेल के द्वारा उनके डिवीजन से बनती है। गोलाभ सलथ क्रीम यानी कि ये जो है जो बाल वर्म होता है जो कि जो काटन का पौधा है उसका जो फल होता है जिसमें काटन भरा होता है उसमें छेद करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसको बालवर्म कहते हैं, हिंदी में गोलभ सलभ क्रीम। तो इसकी रोकथाम के लिए बीटी पौधे का उपयोग किया जाता है और बीटी विष जो उसमें बनता है तो वो कैसे सक्रिय होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यह बीटी जब कीट उस पौधे पर अपना भोजन करता है, उसके रस को चूसता है, तो यह आंत में पहुंचता है और आंत की क्षारीयता के कारण ये सक्रिय हो जाता है। इसका विष वो टॉक्सिन के रूप में एक्टिव हो जाता है और कीट को डेड कर देता है, उसकी मृत्यु कर देता है। आगे देखिए निम्नलिखित में उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। ये कह रहा है कि किस के कारण टाइफाइड की बीमारी होती है और उसका परीक्षण किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी से जो है ये बीमारी होती है और विडर टेस्ट के द्वारा
इसका टेस्ट किया जाता है, ब्लड का विडर टेस्ट किया जाता है, जिससे जो है वो टाइफाइड का पता लगता है। वह आनुवंशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है, यानी कि पुरुष के भी लक्षण होते हैं, मादा के भी लक्षण होते हैं और वो आनुवंशिक रूप से बांझ होता है। तो ये होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में, जिनका जो जो लैंगिक वो होता है वो होता है एक्स एक्स और वाई, इस तरीके से वाई होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है हमारा ये वाई है, एक्स एक्स वाई जो है वो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में होता है। आगे देखिए पॉलीवैलेंट यानी पुनः चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक यूज होते हैं टूटने फूटने के बाद इनका इनको इकट्ठा किया जाता है, इनको रिसाइकिल कर दिया जाता है ताकि इन्हें इनका फिर किसी वस्तु के बनाने में उपयोग किया जा सके। तो क्या इसे बनाया जाता है, अगर ये महीन पाउडर के रूप में तैयार कर लिए जाएं तो इनका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है। प्लास्टिक की ऐसे जो है बहुत सारे वो सड़कें देखा होगा, सड़कों के रिपेयर में ऐसे जो प्लास्टिक से सड़कें बनती हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनका जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम किस तरीके से उसको निस्तारण करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो ये जो हो जाएगा कि ऐसे अपशिष्टों को हम चट्टानों में जो है पृथ्वी के नीचे गहरी चट्टानों में दबा दें, यानी काफ़ी गहराई में और चट्टानों के बीच में ले जाके उसको रख दें ताकि वहाँ से जो उसका रेडियो एक्टिव एमिशन होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा और वह अपना प्रभाव जीवित जीवों में नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बाकी तीनों विकल्पों में कहीं न कहीं वो जीवित जीवों या पौधों को प्रभावित करेगा और उनमें म्यूटेशन उत्पन्न करेगा जो आगे चल के बहुत ही नुकसानदेह हो। अगर अंतरिक्ष में दाग देते हैं तो वो छितरेगा, इधर उधर फैलेगा और अंततः वो प्लेनेट में आके गिर सकता है। अब निम्नलिखित हार्मोनों को उनके रोग के साथ मिलान कीजिए। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। इंसुलिन की बीमारी हम लोग जानते हैं कि इससे शुगर की बीमारी होती है जिसे डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं, ये है। थायरॉक्सिन, इससे घेंघे की बीमारी होती है जिसको गलकंड कहते हैं, वाइटर कहते हैं। वृद्धि हार्मोन से एक्रोमेगाली होता है और कार्टिकॉइड से एडिशन रोग होता है। ये हो उचित विकल्पों का चयन कीजिए। अब ये हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है वहाँ से प्रश्न आया है और ऐसे प्रश्न भी एक आध प्रश्न जरूर हर उसमें आते हैं, यानी हमें अपने जो हमारा कंकाल तंत्र है उसको भी अच्छी तरीके से तैयार रखना चाहिए। इसमें देखिए 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियों का युग्म पुरोस्ती के साथ प्रत्यक्ष संधि बनाता है, गलत है। 11वीं और 12वीं पसलियों का युग्म काचाभ उपास्थि की सहायता से उरोस्त के साथ संयोजित होता है, ये भी सही नहीं है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है एवं सभी पसलियां पृष्ठ भाग में वक्षीय कशेरुकों में मध्य भाग में पुरोस्थ के साथ जुड़ी होती हैं, सभी नहीं जुड़ी होती हैं। फ्लोटिंग रिप्स भी पाई जाती हैं। तो यहाँ देखिए 7 युग्म वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 युग्म वर्टिब्रो कार्डिनल एवं 2 वर्टिब्रल पसलियाँ होती हैं, ये चौथा सही है। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे 45 प्रश्न। नेक्स्ट के इस तरीके से
45 प्रश्न जो है वो बॉटनी से और 45 प्रश्न जूलॉजी से आते हैं। कुल मिला के बायोलॉजी सेक्शन से 90 प्रश्न वो पूछे जाते हैं। 45 प्रश्न फिजिक्स से और 45 केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो ये रहा जो जूलॉजी और बॉटनी के प्रश्न थे। अगले सेक्शन में हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को भी इस प्रकार से दिखाएंगे कि केमिस्ट्री के किस प्रकार के प्रश्न और कितने कठिन या कितने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि जो लोग अभी नहीं बैठे हैं इस परीक्षा में वो आसानी से इस बात का अनुमान लगा सके कि हमें किस स्तर की तैयारी करनी होगी और कितनी तैयारी करनी होगी, ताकि हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें और अपनी मनपसंद कॉलेज और मनपसंद जो ब्रांच है, खासकर एमबीबीएस ज़्यादातर स्टूडेंट की इच्छा होती है, तो उसमें वो आसानी से उन्हें मिल सके। जितने अच्छे नंबर रहेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सही करेंगे, उस हिसाब से ही हमें मनपसंद चीज़ें अलॉट हो पाएंगी। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।